अध्याय 25। विश्व की चौकी। अपनी बंदूक की आवाज के साथ डी अर्नो ने देखा कि दरवाजा खुल गया और एक आदमी का आकार केबिन के फर्श पर सिर के बल गिर पड़ा। फ्रांसीसी ने घबराहट में उस मृत शरीर पर पुनः गोली चलाने के लिए अपनी बंदूक उठाई, लेकिन अचानक खुले दरवाजे के अंधेरे में उसने देखा कि वो व्यक्ति श्वेत था और दूसरे ही क्षण उसे एहसास हुआ कि उसने अपने मित्र और रक्षक वानरों के टार्जन को गोली मार दी है। पीड़ा भरी चीख के साथ डी अर्नोट वानर पुरुष के पास गया और घुटनों के बल बैठकर उसके सिर को अपनी बाहों में उठा लिया और ऊंची आवाज में टार्जन का नाम पुकारा। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई और फिर डी अर्नोट ने अपना कान उस आदमी के दिल के ऊपर रखा। उसे खुशी हुई कि उसने नीचे दिल की धड़कन सुनी। उसने सावधानी से टार्जन को उठाया और खाट पर लिटा दिया, फिर दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी, एक लैंप जलाया और घाव की जांच की। गोली खोपड़ी पर लगी थी। शरीर पर एक बदसूरत घाव था, लेकिन खोपड़ी में फ्रैक्चर का कोई निशान नहीं था। डी अर्नोट ने राहत की सांस ली और टार्जन के चेहरे से खून धोने लगा। जल्द ही ठंडे पानी ने उसे होश में ला दिया और कुछ ही देर में उसने अपनी आंखें खोली और आश्चर्य से डी अर्नोट की ओर देखने लगा। बाद वाले ने घाव को कपड़े के टुकड़ों से बांध दिया था और जब उसने देखा कि टार्जन को होश आ गया है, तो वो उठा और मेज पर जाकर एक संदेश लिखा, जिसे उसने वानर पुरुष को सौंप दिया, जिसमें उसने अपनी भयंकर गलती के बारे में बताया और बताया कि वह कितना आभारी है कि घाव अधिक गंभीर नहीं है। संदेश पढ़ने के बाद टार्जन सोफे के किनारे पर बैठ गया और हंसने लगा। ये कुछ भी नहीं है, उन्होंने फ्रेंच में कहा, और फिर जब उनकी शब्दावली विफल हो गई तो उन्होंने लिखा, तुम्हें देखना चाहिए था कि बोल्गानी ने मेरे केरचाक और टेरकोज के साथ क्या किया। इससे पहले कि मैं उन्हें मार डालूं तब तुम इतनी छोटी सी खरोंच पर हंसते। डी अर्नोट ने टार्जन को वे 2 संदेश सौंपे जो उसके लिए छोड़े गए थे। टार्जन ने चेहरे पर दुख के भाव के साथ पहला लिफाफा पूरा पढ़ा। दूसरा लिफाफा उसने बार बार पलटा ताकि कोई जगह मिल जाए। उसने पहले कभी सीलबंद लिफाफा नहीं देखा था। आखिरकार उसने लिफाफा डी अर्नोट को सौंप दिया। फ्रांसीसी उसे देख रहा था और जानता था कि टार्जन लिफाफे को लेकर उलझन में था। ये कितना अजीब लग रहा था कि एक पूर्ण विकसित गोरे आदमी के लिए एक लिफाफा एक रहस्य था। डी अर्नोट ने इसे खोला और पत्र को वापस टार्जन को सौंप दिया। शिविर की स्टूल पर बैठे हुए वानर आदमी ने लिखित कागज को अपने सामने फैलाया और पढ़ा। वानरों के टार्जन को जाने से पहले मैं श्री क्लेटन को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हमें अपने केबिन का उपयोग करने की अनुमति देकर अपनी दयालुता दिखाई है। हमें इस बात का बहुत अफसोस है कि आप कभी हमसे दोस्ती करने नहीं आए। हमें आपको देखकर बहुत अच्छा लगा होगा और अपने मेज़बान का शुक्रिया अदा करना चाहिए था। एक और व्यक्ति है जिसका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, लेकिन वह वापस नहीं आया, हालांकि मैं यह विश्वास नहीं कर सकता कि वह मर चुका है। मैं उसका नाम नहीं जानता। वह महान श्वेत दानव है जिसने अपनी छाती पर हीरे का लॉकेट पहना हुआ था। यदि आप उसे जानते हैं और उसकी भाषा बोल सकते हैं तो मेरी ओर से उसे धन्यवाद दीजिए और बताइए कि मैंने उसके लौटने के लिए 7 दिन तक इंतजार किया। उसे ये भी बताएं कि अमेरिका में मेरे घर बाल्टीमोर शहर में यदि वह आना चाहे तो उसका हमेशा स्वागत होगा। मुझे केबिन के पास एक पेड़ के नीचे पत्तों के बीच तुम्हारा लिखा हुआ एक नोट मिला। मुझे नहीं पता कि तुमने मुझसे प्यार करना कैसे सीखा, जबकि तुमने मुझसे कभी बात ही नहीं की, और अगर यह सच है तो मुझे बहुत अफसोस है, क्योंकि मैं पहले ही अपना दिल किसी और को दे चुकी हूँ। लेकिन जान लो कि मैं हमेशा तुम्हारी दोस्त हूँ, जेन पोर्टर। टार्जन लगभग 1 घंटे तक फर्श पर टकटकी लगाए बैठा रहा। नोटों से उसे यह स्पष्ट हो गया कि वे नहीं जानते थे कि वो और वानरों का टार्जन एक ही हैं। मैंने अपना दिल दूसरे को दे दिया है, उसने खुद से बार बार दोहराया। तो फिर वह उससे प्यार नहीं करती थी। वह कैसे प्यार का दिखावा कर सकती थी और उसे उम्मीद के शिखर पर कैसे पहुंचा सकती थी, और फिर उसे निराशा की ऐसी गहराइयों में कैसे गिरा सकती थी। शायद उसके चुंबन सिर्फ दोस्ती के संकेत थे। उसे कैसे पता चला, जो इंसानों के रीति रिवाजों के बारे में कुछ नहीं जानता था। अचानक वह उठा और डानोट को शुभ रात्रि कहकर
जैसा कि उसने करना सीखा था, खुद को फन के सोफे पर फेंक दिया जो जेन पोर्टर का था। डी अर्नोट ने दीपक बुझा दिया और खाट पर लेट गया। 1 हफ्ते तक उन्होंने आराम के अलावा कुछ नहीं किया। डी अर्नोट टार्ज़न को फ्रेंच भाषा में प्रशिक्षण दे रहे थे। उस समय के अंत में दोनों व्यक्ति काफी आसानी से बातचीत कर सकते थे। एक रात जब वे सोने से पहले केबिन में बैठे थे, टार्ज़न ने डी अर्नोट की ओर रुख किया। उन्होंने कहा, अमेरिका कहाँ है? डी अर्नोट ने उत्तर पश्चिम की ओर इशारा किया। समुद्र के पार कई हजार मील दूर, उसने जवाब दिया। क्यों? मैं वहां जा रहा हूँ। डी अर्नोट ने अपना सिर हिलाया। उन्होंने कहा, यह असंभव है मेरे मित्र। टार्ज़न उठा और एक अलमारी के पास जाकर भूगोल का अच्छा ज्ञान लेकर वापस आया। विश्व के मानचित्र की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, मैं ये सब कभी ठीक से समझ नहीं पाया, कृपया मुझे समझाइए। जब डी अर्नोट ने ऐसा किया तथा उसे दिखाया कि नीला रंग पृथ्वी पर मौजूद समस्त जल का प्रतिनिधित्व करता है तथा अन्य रंग महाद्वीपों और द्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो टार्ज़न ने उससे कहा कि वह स्थान बताए जहां अब वे स्थित हैं। डी अर्नोट ने ऐसा ही किया। टार्ज़न ने कहा, अब अमेरिका की ओर इशारा करो। और जैसे ही डी अर्नोट ने अपनी उंगली उत्तरी अमेरिका पर रखी, टार्ज़न मुस्कुराया और उसने अपनी हथेली उस पृष्ठ पर रख दी जो 2 महाद्वीपों के बीच स्थित महासागर को छू रहा था। देखिए, ये बहुत दूर नहीं है, उन्होंने कहा, मेरे हाथ की चौड़ाई से भी कम। डी अर्नोट हंसे। वो उस आदमी को कैसे समझा सकते थे? फिर उसने एक पेंसिल ली और अफ्रीका के तट पर एक छोटा सा बिंदु बनाया। ये छोटा सा निशान, उसने कहा, इस नक्शे पर पृथ्वी पर आपके केबिन से कई गुना बड़ा है। क्या अब आप देख सकते हैं कि यह कितनी दूर है? टार्ज़न ने बहुत देर तक सोचा। उन्होंने पूछा, क्या अफ्रीका में कोई श्वेत व्यक्ति रहता है? हाँ। सबसे नजदीक कहाँ है? डी अर्नोट ने उनके ठीक उत्तर में तट पर एक स्थान की ओर इशारा किया। इतने करीब? टार्ज़न ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, डी अर्नोट ने कहा, लेकिन ये करीब नहीं है। क्या उनके पास समुद्र पार करने के लिए बड़ी नावें हैं? हाँ, हम कल वहां जाएंगे, टार्ज़न ने घोषणा की। डी अर्नोट ने फिर मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया। ये बहुत दूर है, हम वहां पहुंचने से पहले ही मर जाएंगे। तो क्या तुम हमेशा के लिए यहीं रहना चाहते हो? टार्ज़न ने पूछा। नहीं, डी अर्नोट ने कहा। तो फिर हम कल चलेंगे। मुझे यहाँ अब और अच्छा नहीं लगता। मैं यहाँ रहने से बेहतर मर जाना पसंद करूँगा। ठीक है, डी अर्नोट ने कंधे उचकाते हुए उत्तर दिया, मुझे नहीं पता, मेरे दोस्त, लेकिन मैं भी यहाँ रहने के बजाय मरना पसंद करूँगा। अगर तुम जाओगे, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। तो फिर ये तय हो गया, टार्ज़न ने कहा। मैं कल ही अमेरिका के लिए रवाना हो जाऊँगा। आप बिना पैसे के अमेरिका कैसे जाएंगे? डी अर्नोट ने पूछा। पैसा क्या है? टार्ज़न ने पूछा। उसे अपूर्ण रूप से भी समझाने में काफी समय लगा। आदमी को पैसा कैसे मिलता है? उसने आखिर में पूछा। वे इसके लिए काम करते हैं। बहुत अच्छा, फिर मैं इसके लिए काम करूँगा। नहीं, मेरे दोस्त, डी अर्नोट ने जवाब दिया, आपको पैसे के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं आपको इसके लिए काम करने की ज़रूरत है। मेरे पास 2 लोगों के लिए पर्याप्त पैसा है, 20 लोगों के लिए पर्याप्त। एक आदमी के लिए जितना अच्छा है, उससे कहीं ज़्यादा, और अगर हम कभी सभ्यता तक पहुंचते हैं, तो आपको अपनी ज़रूरत की हर चीज़ मिल जाएगी। इसलिए अगले दिन वे समुद्र तट के साथ उत्तर की ओर चल पड़े। हर आदमी के पास एक राइफल और गोला बारूद था, साथ में बिस्तर और कुछ खाना और खाना पकाने के बर्तन भी थे। टार्ज़न को ये सबसे बेकार बोझ लगा, इसलिए उसने इसे फेंक दिया। लेकिन तुम्हें पका हुआ खाना खाना सीखना होगा, मेरे दोस्त, डी अर्नोट ने विरोध किया। कोई भी सभ्य व्यक्ति कच्चा मांस नहीं खाता। टार्ज़न ने कहा, जब मैं सभ्यता तक पहुंचूंगा, तब तक काफी समय हो चुका होगा। मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं हैं और ये सिर्फ अच्छे मांस का स्वाद बिगाड़ देती हैं। 1 महीने तक वे उत्तर की ओर यात्रा करते रहे। कभी उन्हें भरपूर भोजन मिल जाता था तो कभी कई दिनों तक भूखे रहना पड़ता था।
उन्हें न तो मूल निवासियों का कोई निशान दिखा और न ही जंगली जानवरों ने उन्हें परेशान किया। उनकी यात्रा एक चमत्कारिक रूप से आसान यात्रा थी। टार्ज़न सवाल पूछता था और तेजी से सीखता था। डी अर्नोट ने उसे सभ्यता की कई बारीकियां सिखाईं, यहाँ तक कि चाकू और कांटे का इस्तेमाल भी। लेकिन कभी कभी टार्ज़न घृणा से उन्हें छोड़ देता और अपने मजबूत भूरे हाथों से अपने खाने को पकड़कर जंगली जानवर की तरह अपनी दाढ़ों से फाड़ देता। तब डी अर्नोट ने उनसे बहस करते हुए कहा, जब मैं तुम्हें सज्जन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ तो तुम्हें जानवरों की तरह नहीं खाना चाहिए, टार्ज़न। मोन डियू, सज्जन लोग ऐसा नहीं करते, ये भयानक है। टार्ज़न शर्म से मुस्कुराता और फिर से अपना चाकू और कांटा उठा लेता, लेकिन दिल से वो उनसे नफरत करता था। यात्रा के दौरान उसने डी अर्नोट को उस विशाल संदूक के बारे में बताया जिसे उसने नाविकों को दफनाते हुए देखा था, कि कैसे उसने उसे खोदा और वानरों के सभा स्थल पर ले जाकर उसे वहीं दफना दिया था। ये प्रोफेसर पोर्टर का खजाना होगा, डी अर्नोट ने कहा। ये बहुत बुरा है, लेकिन निश्चित रूप से आप नहीं जानते थे। तभी टार्ज़न को जेन द्वारा अपनी मित्र को लिखा गया पत्र याद आया, जिसे उसने तब चुरा लिया था जब वे पहली बार उसके केबिन में आए थे, और अब वह जानता था कि उस संदूक में क्या था और जेन के लिए उसका क्या अर्थ था। कल हम इसके पीछे वापस जाएंगे, उन्होंने डी अर्नोट से कहा। वापस जाओ, डी अर्नोट ने कहा। लेकिन मेरे प्यारे साथी, हम 3 सप्ताह से यात्रा कर रहे हैं। खजाने तक वापस लौटने के लिए 3 और सप्ताह लगेंगे, और फिर उस भारी वजन के साथ, जिसे उठाने के लिए आप कहते हैं 4 नाविकों की आवश्यकता होगी, हमें फिर से इस स्थान पर पहुंचने में महीनों लगेंगे। ये तो करना ही होगा मेरे दोस्त, टार्ज़न ने जोर दिया। तुम सभ्यता की ओर बढ़ो और मैं खजाने के लिए वापस आऊंगा। मैं अकेले बहुत तेजी से जा सकता हूँ। मेरे पास एक बेहतर योजना है, टार्ज़न, डी अर्नोट ने कहा। हम साथ साथ निकटतम बस्ती तक जाएंगे और वहां हम एक नाव किराए पर लेंगे और खजाने के लिए तट पर वापस जाएंगे और इस तरह इसे आसानी से ले जाएंगे। ये सुरक्षित और तेज होगा और इसके लिए हमें अलग होने की भी जरूरत नहीं होगी। तुम उस योजना के बारे में क्या सोचते हो? बहुत बढ़िया, टार्ज़न ने कहा। जब भी हम खजाना ढूंढने जाएंगे तो वह वहां होगा, और जबकि मैं इसे अभी ढूंढ सकता हूँ और 1 या 2 चांद में तुम्हारे पास पहुँच सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए सुरक्षित महसूस करूँगा क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम अकेले नहीं हो। जब मैं देखता हूँ कि तुम कितने असहाय हो, डानोट, तो मैं अक्सर सोचता हूँ कि मानव जाति इन सभी युगों में विनाश से कैसे बची रही है, जिसके बारे में तुम मुझे बताते हो। क्यों, साबोर, अकेले ही तुम में से हजारों को खत्म कर सकता है। डी अर्नोट हंसे। जब आप अपनी प्रजाति की सेनाओं और नौसेनाओं, इसके महान शहरों और इसकी शक्तिशाली इंजीनियरिंग कार्यों को देखेंगे, तो आप अपने बारे में और अधिक सोचेंगे। तब आपको एहसास होगा कि ये दिमाग है, न कि मांसपेशियां, जो मानव पशु को आपके जंगल के शक्तिशाली जानवरों से महान बनाती हैं। अकेले और निहत थे, एक भी आदमी किसी भी बड़े जानवर का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन अगर 10 आदमी एक साथ होते तो वे अपने जंगली दुश्मनों के खिलाफ अपनी बुद्धि और ताकत का इस्तेमाल करते, जबकि जानवर तर्क करने में असमर्थ होने के कारण कभी भी मनुष्यों के खिलाफ एकजुट होने के बारे में नहीं सोचते। अन्यथा वानरों के टार्ज़न, तुम जंगली जंगल में कितने समय तक टिके रह सकते थे? तुम सही कह रहे हो, डानोट, टार्ज़न ने जवाब दिया, क्योंकि अगर केरचाक उस रात डम डम में टुबलाट की मदद के लिए आया होता तो मैं मर चुका होता। लेकिन केरचाक कभी भी इतने दूर के बारे में नहीं सोच सकता था कि ऐसे किसी अवसर का फायदा उठा सके। यहाँ तक कि मेरी माँ काला भी कभी आगे की योजना नहीं बना सकती थी। वो बस जब ज़रूरत होती थी तब खा लेती थी, और अगर आपूर्ति बहुत कम होती थी तो भले ही उसे कई भोजन के लिए पर्याप्त मिल जाता था, लेकिन वह कभी भी पहले से कुछ नहीं जुटा पाती थी। मुझे याद है कि वह मेरे द्वारा मार्च में खुद पर अतिरिक्त भोजन का बोझ डालना बहुत मूर्खतापूर्ण समझती थी। हालांकि अगर रास्ते में भोजन की कमी हो जाती तो वह मेरे साथ भोजन करने में बहुत खुश होती थी। तो फिर तुम अपनी माँ को जानते थे, टार्ज़न? डानोट ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, वो एक बहुत बढ़िया बंदर थी, मुझसे बड़ी और वजन में दुगना।
और आपके पिता? डानोट ने पूछा। मैं उसे नहीं जानता था। काला ने मुझे बताया कि वो एक सफ़ेद बंदर था और मेरी तरह उसके बाल भी नहीं थे। अब मुझे पता चला कि वो ज़रूर एक गोरा आदमी रहा होगा। डी अर्नोट ने अपने साथी को बहुत देर तक और गंभीरता से देखा। टार्जन, उसने अंत में कहा, यह असंभव है कि वह बंदर, काला, तुम्हारी माँ थी। अगर ऐसा हो सकता है, जिस पर मुझे संदेह है, तो तुम्हें बंदर की कुछ विशेषताएं विरासत में मिली होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम शुद्ध मनुष्य हो और, मैं कहूँगा, उच्च शिक्षित और बुद्धिमान माता पिता की संतान हो। क्या तुम्हें अपने अतीत के बारे में जरा भी सुराग नहीं है? बिल्कुल नहीं, टार्जन ने उत्तर दिया। क्या केबिन में कोई लेखन नहीं है जो इसके मूल निवासियों के जीवन के बारे में कुछ बता सके? मैंने केबिन में रखी हर चीज पढ़ ली है, सिर्फ एक किताब को छोड़कर, जिसके बारे में अब मुझे पता चला है कि वो अंग्रेजी के अलावा किसी दूसरी भाषा में लिखी गई है। शायद आप उसे पढ़ सकें। टार्जन ने अपने तरकश से छोटी काली डायरी निकाली और अपने साथी को दे दी। डी अर्नोट ने शीर्षक पृष्ठ पर नजर डाली। उन्होंने कहा, ये जॉन क्लेटन, लॉर्ड ग्रास्टोक, एक अंग्रेज रईस की डायरी है और यह फ्रेंच भाषा में लिखी गई है। फिर उन्होंने वह डायरी पढ़नी शुरू की जो 20 साल पहले लिखी गई थी और जिसमें उस कहानी का विवरण दर्ज था जिसे हम पहले से जानते हैं, जॉन क्लेटन और उनकी पत्नी एलिस के साहसिक कारनामों, कठिनाइयों और दुखों की कहानी, जिस दिन से उन्होंने इंग्लैंड छोड़ा था, से लेकर केरचाक द्वारा मारे जाने के 1 घंटे पहले तक की। डी अर्नोट ने जोर से पढ़ा। कई बार उनकी आवाज़ टूट गई और उन्हें पंक्तियों के बीच दयनीय निराशा के कारण पढ़ना बंद करना पड़ा। कभी कभी वह टार्जन की ओर देख लेता था, लेकिन वह कपि मानव किसी नक्काशीदार मूर्ति की तरह अपने घुटनों के बल बैठा था, उसकी आंखें जमीन पर गड़ी हुई थीं। केवल जब उस छोटे बच्चे का उल्लेख किया गया तो डायरी का स्वर निराशा के सामान्य स्वर से बदल गया, जो समुद्र तट पर पहले 2 महीनों के बाद धीरे धीरे उसमें समा गया था। फिर कुछ अंशों में एक दबी हुई खुशी झलकने लगी जो बाकी अंशों से भी अधिक दुखद थी। एक प्रविष्टि में लगभग आशावादी भावना दिखाई दी। आज हमारा छोटा लड़का 6 महीने का हो गया है। वो एलिस की गोद में उस टेबल के पास बैठा है जहां मैं लिख रहा हूं, एक खुश, स्वस्थ, परिपूर्ण बच्चा। किसी तरह, सभी तर्कों के विपरीत भी, मुझे लगता है कि वो एक बड़ा आदमी है, जो दुनिया में अपने पिता की जगह ले रहा है, दूसरा जॉन क्लेटन और ग्रास्टोक के घर को अतिरिक्त सम्मान दिला रहा है। वहाँ मानो मेरी भविष्यवाणी को अपने समर्थन का वजन देने के लिए उसने मेरी कलम को अपनी मोटी मुट्ठी में पकड़ लिया है और अपनी स्याही से सनी हुई छोटी उंगलियों से पृष्ठ पर अपनी छोटी उंगलियों के निशान की मुहर लगा दी है। और वहाँ, पृष्ठ के हाशिए पर, 4 छोटी उंगलियों और अंगूठे के बाहरी आधे हिस्से के आंशिक रूप से धुंधले निशान थे। जब डी अर्नोट ने डायरी समाप्त कर ली तो दोनों व्यक्ति कुछ मिनट तक मौन बैठे रहे। अच्छा, वानरों के टार्जन, तुम क्या सोचते हो? डी अर्नोट ने पूछा। क्या ये छोटी सी किताब तुम्हारे माता पिता के रहस्य को स्पष्ट नहीं करती? क्यों यार, तुम तो लॉर्ड ग्रास्टोक हो। पुस्तक में सिर्फ एक बच्चे के बारे में बताया गया है, उन्होंने जवाब दिया। उसका छोटा सा कंकाल पालने में पड़ा था, जहां वह भोजन के लिए रोता हुआ मर गया, जब से मैं पहली बार केबिन में दाखिल हुआ था, जब तक कि प्रोफेसर पोटर के दल ने उसे, उसके पिता और माँ के साथ, केबिन के पास दफना नहीं दिया। नहीं, वो वही बच्चा था जिसके बारे में किताब में बताया गया है, और मेरी उत्पत्ति का रहस्य पहले से कहीं ज्यादा गहरा है, क्योंकि मैंने हाल ही में इस संभावना के बारे में बहुत सोचा है कि वो केबिन मेरा जन्मस्थान हो सकता है। मुझे डर है कि काला ने सच कहा होगा, उसने दुखी होकर निष्कर्ष निकाला। डी अर्नोट ने अपना सिर हिलाया। वो आश्वस्त नहीं था और उसके मन में अपने सिद्धांत की सत्यता को साबित करने का दृढ़ संकल्प था, क्योंकि उसने वह कुंजी खोज ली थी जो अकेले रहस्य को खोल सकती थी, या इसे हमेशा के लिए अथाह के दायरे में भेज सकती थी। 1 सप्ताह बाद दोनों व्यक्ति अचानक जंगल में एक खुले स्थान पर आ पहुंचे। कुछ दूरी पर कई इमारतें थीं जो एक मजबूत बाड़ से घिरी हुई थीं। उनके और बाड़े के बीच एक खेत फैला हुआ था जिसमें कई नीग्रो काम कर रहे थे। दोनों जंगल के किनारे रुक गए। टार्जन ने अपने धनुष पर जहरीला तीर चढ़ाया,
लेकिन डी अर्नोट ने उसके हाथ पर हाथ रख दिया। तुम क्या करोगे, टार्ज़न? उसने पूछा। टार्ज़न ने जवाब दिया, अगर वे हमें देखेंगे तो वे हमें मार डालने की कोशिश करेंगे। मैं हत्यारा बनना पसंद करूंगा। शायद वे दोस्त हैं, डी अर्नोट ने सुझाव दिया। टार्ज़न का एकमात्र उत्तर था, वे काले हैं। और फिर उसने अपनी बाण वापस खींच ली। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, टार्ज़न, डानोट चिल्लाया। गोरे लोग बेवजह हत्या नहीं करते, मोन डियू, लेकिन तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। मुझे उस बदमाश पर दया आती है जो तुम्हें परेशान करता है, मेरे जंगली आदमी, जब मैं तुम्हें पेरिस ले जाऊंगा। गिलोटिन के नीचे से तुम्हारी गर्दन को बचाने में मेरा पूरा हाथ होगा। टार्ज़न ने अपना धनुष नीचे किया और मुस्कुराया। मुझे नहीं पता कि मैं अपने जंगल में काले लोगों को क्यों मारूं, जबकि यहाँ उन्हें क्यों नहीं मारूं। मान लीजिए कि नुमा, शेर, हम पर हमला कर दे, तो मुझे कहना चाहिए, तब, मुझे लगता है, सुप्रभात, महाशय नुमा, मैडम नुमा कैसी हैं? जब तक अश्वेत आप पर हमला न कर दे, तब तक प्रतीक्षा करें, डी अर्नोट ने उत्तर दिया, तब आप उन्हें मार सकते हैं। जब तक लोग ये साबित न कर दे, तब तक यह मत मानिए कि वे आपके दुश्मन हैं। आओ, टार्ज़न ने कहा, हम चलें और मारे जाने के लिए खुद को प्रस्तुत करें, और वह सीधे मैदान के पार चल पड़ा। उसका सिर ऊंचा था और उष्णकटिबंधीय सूरज उसकी चिकनी, भूरी त्वचा पर पड़ रहा था। उसके पीछे डी अर्नोट आया, जिसने कुछ ऐसे वस्त्र पहन रखे थे जिन्हें क्लेटन ने केबिन में फेंक दिया था जब फ्रांसीसी क्रूज़र के अधिकारियों ने उसे अधिक आकर्षक ढंग से तैयार किया था। तभी एक अश्वेत ने ऊपर देखा और टार्ज़न को देखकर, चीखता हुआ, बाढ़ की ओर मुड़ा। क्षण भर में ही वातावरण भागते हुए मौलियों की डरावनी चीखों से भर गया, लेकिन इससे पहले कि कोई बाढ़ के पास पहुंचता, एक श्वेत व्यक्ति हाथ में राइफल लिए हुए बाड़े से बाहर निकला, ताकि हंगामे का कारण पता लगा सके। उसने जो देखा, उसने अपनी राइफल कंधे पर रख ली, और वानरों के टार्ज़न को एक बार फिर से ठंड का एहसास होता, यदि डी अर्नोट ने बंदूक लिए हुए आदमी से ऊंची आवाज में न कहा होता, गोली मत चलाओ, हम दोस्त हैं। जवाब मिला, तो रुक जाओ। रुको, टार्ज़न, डी अर्नोट चिल्लाया, वह सोचता है कि हम दुश्मन हैं। टार्ज़न धीरे धीरे चलने लगा और वह तथा डी अर्नोट गेट के पास खड़े श्वेत व्यक्ति की ओर बढ़े। वह व्यक्ति उन्हें हैरानी भरी नज़रों से देख रहा था। आप किस तरह के आदमी हैं? उसने फ्रांसीसी भाषा में पूछा। गोरे लोग, डी अर्नोट ने जवाब दिया। हम लंबे समय से जंगल में भटके हुए हैं। आदमी ने अपनी राइफल नीचे कर ली थी और अब हाथ बढ़ाकर आगे बढ़ा। उन्होंने कहा, मैं यहाँ फ्रांसीसी मिशन का फादर कॉन्स्टेंटाइन हूँ और आपका स्वागत करते हुए मुझे खुशी हो रही है। यह महाशय टार्ज़न है, फादर कॉन्स्टेंटाइन, डी अर्नोट ने बंदर आदमी की ओर इशारा करते हुए उत्तर दिया, और जब पादरी ने टार्ज़न की ओर अपना हाथ बढ़ाया, डी अर्नोट ने कहा, और मैं फ्रांसीसी नौसेना का पॉल डी अर्नोट हूँ। फादर कॉन्स्टेंटाइन ने उस हाथ को पकड़ लिया जिसे टार्ज़न ने पादरी के कृत्य की नकल करते हुए आगे बढ़ाया था, जबकि पादरी ने एक ही त्वरित, गहरी नज़र में उस शानदार शारीरिक बनावट और सुंदर चेहरे को निहारा। और इस प्रकार वानरों का टार्ज़न सभ्यता की पहली चौकी पर आया। 1 सप्ताह तक वे वहां रहे, और वानर मानव ने, जो बहुत ध्यानपूर्वक निरीक्षण करता था, मनुष्यों के तौर तरीकों के बारे में बहुत कुछ सीखा। इस बीच अश्वेत महिलाओं ने उसके और डी अर्नोट के लिए सफ़ेद बत्तख के वस्त्र सिल दिए, ताकि वे उचित वस्त्र पहनकर अपनी यात्रा जारी रख सकें।